ये इस पूरे प्रकरण की वे पेचीदगियां है, वो तकनीकी बातें हैं जो गौर करने लायक है। जहाँ गुर्जर शब्द आता है वहीं प्रशासन अलर्ट मोड पे आता है, और वो भी उस दिन प्रशासन का जो रवैया था, जो तेवर थे, तल्ख तेवर थे, सख्त तेवर थे, मुड़कर। अच्छा, हो सकता है पथराव किया हो, जिसकी फुटेज या जिसकी अखबार में हमने फोटोज देखे पर 2-3 लोग ऐसे थे जिनका इस आंदोलन से कोई सरोकार नहीं था, कोई मतलब। आपके साथ आरोप लगा दिए गए और रस्सी का सांप बनाकर पुलिस ने न्यूज फ्लैश करवाई। मुलाहिजे में हम सभी 22 लोगों को रात में एक ही जगह पर 12 बजे रात में मुलाहिजे में भर्ती कर दिया। हमने एक ऐसा बैरिक है जिसके विषय में कहा जाता है कि इसमें सब नशेड़ी है, इनसे दूर रहने का। जिनकी इच्छा थी उन लोगों ने भोजन किया, बाकी अधिकांश लोगों ने भोजन नहीं किया। तो ये है कि 11 लोगों को एक रोज छोड़ा गया और 11 लोगों को 3 दिन बाद छोड़ा गया। ये कि जाति से ना तो कोई टिकट करो, जाति से ना किसी को MLC बनाओ, जातीय अनुपात को साधते हुए ना किसी को मंत्रालय दो। मेरठ के अंदर 21 तारीख को सम्राट मिहिर भोज को लेकर विवाद हुआ। उस विवाद में गुर्जर समाज ने पंचायत की और उस पंचायत पर लाठीचार्ज कर दिया गया। वहां से कई गुर्जर नेताओं को गिरफ्तार किया गया और जेल में रखा गया, जिसके बाद उनकी रिहाई हुई। कुछ समय वो जेल में रहे, 8 दिन, 9 दिन, 10 दिन। इसी पर बातचीत करने के लिए उन्हीं में से एक नेता हमारे साथ, परवेश गुर्जर, जो कि समाज के जाने माने चेहरे हैं और समाज की लड़ाइयों को लड़ते रहते हैं और ख़ासकर चर्चित चेहरे हैं। मिहिर भोज सम्राट का जब भी कोई प्रकरण होता है उसमें प्रमुखता से दिखाई देते हैं। तो परवेश गुर्जर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। धन्यवाद जी। परवेश जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि 21 तारीख को आप वहाँ पर गए, तो मैं ना ज़्यादा बोलते हुए आपसे ही सुनना चाहूँगा कि क्या क्या वहाँ पर हुआ था जेल में जाने तक। देखिए, जो सूचना प्रसारित की गई थी जी, वो कपसाड़ एक गांव पड़ता है विधानसभा सरदना क्षेत्र में। वहाँ कुछ लोगों ने एक बोर्ड लगाया हुआ था, राजपूत सम्राट मिहिर भोज करके। उससे पूर्व मेरठ के तेजगढ़ी चौराहे पर गुर्जर सम्राट मिहिर भोज जी का एक फ्लेक्स लगा हुआ था जी, चौराहे पर, यूनिपोल पर। तो एक असामाजिक तत्व ने मौके पर जाकर 2-3 साथियों की मदद से उस फ्लेक्स को फाड़ दिया और उसकी बाकायदा वीडियो बनाकर हमारे समाज को चुनौती भरे शब्दों में चेताया। अच्छा, चुनौती भी दी समाज को कि हमने आपका बोर्ड जो था इससे गुर्जर शब्द हटा दिया। तो ये घटना एक साधारण घटना थी यदि वायरल ना की जाती। अच्छा, चुनौती भरे शब्दों की वीडियो ना होती तो उससे समाज में आक्रोश उत्पन्न हुआ। लेकिन जो आसपास हमारे समाज के जिम्मेदार लोग थे, उसमें भले ही जनप्रतिनिधि हों, उन्होंने बड़ी गंभीरता से काम लिया और बोर्ड को रिपेयर करा दिया कह लीजिए, या दूसरा बोर्ड वहाँ पर चेंज करवा दिया ताकि शांति आसपास क्षेत्र में बनी रहे, कोई जाति वैमनस्य ना हो। लेकिन प्रशासन ने रात्रि के समय वो बोर्ड उतार दिया और उसके खिलाफ जो असामाजिक तत्वों ने इस हरकत को अंजाम दिया था, उसके खिलाफ कोई ऐसी सख्त कार्रवाई अमल में नहीं लाई ताकि उसे जेल भेजा जा सके और समाज में एक संदेश दिया जा सके कि इस तरह के जातीय टकराव जो है समाज हित में नहीं है। उस समय भी समाज के अंदर बहुत रोष उत्पन्न हुआ, नौजवानों ने बहुत सोशल मीडिया पे अपना गुस्सा जाहिर किया, वीडियोस बनाई। हाँ, तो मेरठ प्रशासन को सतर्कता बरतनी चाहिए थी और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए थी। अगर वो कार्रवाई हो जाती तो आप पंचायत का ऐलान ना करते। यदि वो उस समय कार्रवाई हो जाती तो वो एक नज़ीर बन जाती दोनों पक्षों के लिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि एक पक्ष के लिए, दोनों पक्षों के लिए एक नज़ीर बनता वो कार्रवाई जो अमल में लाई जाती, और कहीं ना कहीं लोगों के मन में एक भय उत्पन्न होता कि समाज में जातीय टकराव किसी के हित में नहीं है, यदि इस तरह का कोई भी कानून का उल्लंघन करेगा तो कार्रवाई होगी। सेकंड अटेम्प्ट जब किया गया, जब सरदना विधानसभा क्षेत्र के गांव कपसाड़ में आपत्तिजनक शब्दों का उपयोग करते हुए वीडियो जारी कर दिया गया, फिर वीडियो जारी कर दिया गया, तो इससे दोबारा से रोष उत्पन्न हुआ। तो वहीं क्षेत्र के कुछ जिम्मेदार साथियों ने पुनः इस विषय को सोशल मीडिया पर रखा। सोशल मीडिया पर रखने के साथ साथ ज्ञापन की भी एक प्रक्रिया को अमल में लाया गया। विधिवत ज्ञापन देकर जिला के आला अधिकारियों को सूचित किया गया कि साहब हमारे क्षेत्र में गांव के आसपास इस तरह की घटनाएं की जा रही हैं जिससे कि हमारे गांव और क्षेत्र में तनाव बढ़ सकता है। उसे भी प्रशासनिक अधिकारियों ने हल्के में लिया उस समय।
यदि बोर्ड ढक दिया जाता या कोई विधिवत प्रक्रिया का अनुपालन ना करने के चलते उसे उतरवा दिया जाता या उन पर कार्रवाई हो जाती, या उन पर कार्रवाई हो जाती तो भी ठीक था। अब चूंकि ज्ञापन दिया नौजवानों ने इकट्ठा होकर, और जिस दिन ज्ञापन दिया उस दिन उन्होंने समय भी तय कर दिया कि यदि इसके खिलाफ कार्रवाई ना हुई, बोर्ड को ना ढका गया, बोर्ड को ना उतारा गया, तो हम पंचायत का आयोजन करेंगे। जी। सोशल मीडिया के माध्यम से दूर दराज के क्षेत्रों तक वो मैसेज प्रसारित किया गया। आसपास में सभी लोगों की जानकारी में आया। स्थानीय जो पुलिस प्रशासन है, चौकी, थाना प्रभारी, सीओ, एसपी, सभी ने उसका संज्ञान लिया, लेकिन संज्ञान थोड़ा देरी से लिया जब पंचायत का समय नज़दीक आ गया, गुर्जर समाज की पंचायत। हाँ, तो धरपकड़ शुरू हुई। भाई पंचायत का आयोजक कौन है, तो जानकारी में एक नाम प्रकाश में आया। वहीं दादरी गांव है हमारा, दादरी गांव से एक नौजवान का नाम प्रकाश में आया। तो पुलिस ने उसे रडार पे ले लिया, उससे संपर्क साधने का प्रयास किया गया। जैसे तैसे उससे बातचीत हुई। उसने कहा कि साहब मैं 15 दिन पूर्व ज्ञापन दे चुका हूँ, विधिवत सूचना दी मैंने, आप लोगों ने कोई स्टेप नहीं लिया। मजबूरीवश हमें भी पंचायत का आह्वान करना पड़ा। ना हमने किसी बोर्ड के साथ छेड़छाड़ की, ना हमने कोई नया बोर्ड लगाया, ना किसी का पुराना बोर्ड उतारा। हमने तो शांतिपूर्वक अपने समाज के जिम्मेदार लोगों को कॉल की है कि हम बैठ के इस विषय में आपस में विचार विमर्श करेंगे। जो भी पंचायत में तय होगा, जिम्मेदार होगा, जो फैसला होगा उसका अनुपालन होगा। तो जहाँ तक मेरा मानना है कि उनका सहमति नहीं बन पाई। तो ये विषय था 19 और 20 सितंबर में ये मामला तूल पकड़ गया। उसी दौरान हमारे समाज के बहुत ही संघर्षशील और हर सामाजिक मुद्दे पर प्रखरता से बोलने वाले, कश्मीर का मुद्दा रहा हो, राजस्थान या ग्वालियर का मुद्दा रहा हो, हर जगह अग्रणी पंक्ति में नेतृत्व करने वाले गुर्जर स्वाभिमान संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बड़े भाई रविंद्र भाटी एडवोकेट। रविंद्र भाटी, उनके संज्ञान में जैसे ये मामला आया तो उन्होंने हमारी टीम के जो सीनियर साथी थे उन लोगों से संपर्क किया, बातचीत की, भाई इस मामले की क्या तह तक जानकारी जुटाई जाए। जानकारी करने पर पता लगा कि भाई इस तरह से क्षेत्र में 2 घटनाएं हुई हैं और प्रशासन जो है निष्क्रिय है। प्रशासन की उदासीनता के चलते सोशल मीडिया पर ये मामला तूल पकड़ रहा है। तो भाटी जी ने विधिवत एक वीडियो जारी किया और उसमें नेक्स्ट डे जिस दिन पंचायत आयोजित होनी थी 10 बजे तक का समय दिया कि जिम्मेदार अधिकारी इसका संज्ञान ले और इस बोर्ड को या तो ढकवा दिया जाए या उतरवा दिया जाए। जो बोर्ड पंचायत के बाद उतर सकता है, जाहिर सी बात है वो नियमानुसार नहीं लगा था, वो बोर्ड पंचायत से पहले भी उतर सकता था। ये इस पूरे प्रकरण की वे पेचीदगियां है, वो तकनीकी बातें हैं जो गौर करने लायक है, जो मामला यहाँ तक पहुँचने ना देती। हाँ, देखिए इतना बवाल हुआ किसी विषय को लेकर और विषय के पश्चात आप उसे उतरवा रहे हो बोर्ड को, तो आपने गहनता से जांच की, पाया गया कि ये नियमानुरूप नहीं लगा, आपने उतरवा दिया, आपको अधिकार था। ये जांच पहले भी हो सकती थी, ज्ञापन देने से लेकर और पंचायत की 21 सितंबर तक के बीच भी हो सकती थी जी। वो बोर्ड तब भी उतारा जा सकता था। तो 10 बजे तक का समय दे दिया, आह्वान कर दिया। जितने भी लोग गुर्जर स्वाभिमान संघर्ष समिति का जो संगठन है, सभी लोगों को मैसेज फ्लैश हो गया कि कल 10 बजे दादरी पहुंचना है, मेरठ। तैयारियां शुरू होगी। 20 तारीख में अधिकारियों से भी बात हुई, जिन्होंने कॉल की उनकी भी बात हुई कि आप कल तक उतरवा दीजिए बोर्ड, पंचायत टल जाएगी, हमारी व्यवस्था है। पंचायत कॉल की हुई है, पंचायत करना। प्रशासन ने भी कहा कि धारा 144 लगी हुई है जो अब BNS 163 हो चुकी है और हम अनुमति नहीं आपसे दे सकते, पहले अनुमति लेनी चाहिए थी। और आपने देखा भी होगा कि जब जब किसी भी मुद्दे पर गुर्जर समाज पंचायत का आह्वान करता है या पंचायत की कॉल करता है, अक्सर हमारे प्रकरण में प्रशासन अत्यधिक सतर्कता और सख्ती बरतता है बहुत ज़्यादा, जबकि रूटीन में अन्य समाजों के उत्सव, महोत्सव, समारोह, कार्यक्रम, पंचायत सम्मेलन हम अक्सर देखते हैं। तो बड़ा विचार का विषय है, ये विचारणीय विषय है कि खास तौर पे जहाँ गुर्जर शब्द आता है वहीं प्रशासन अलर्ट मोड पे आता है, और वो भी तब जब पंचायत का समय नज़दीक आ गया हो। कोई भी पंचायत रही हो, आप तो क्षेत्र में सक्रिय हैं, आप समझ सकते हैं। जिस तरीके का प्रकरण आपने यहाँ तक बताया अभी, आपको क्या लगता है, क्या इस प्रकरण को जानबूझकर बनाया गया?
विवाद के लिए? देखिए, मेरा मानना ये है कि इसमें कुछ संबंधित अधिकारियों की निष्क्रियता, उदासीनता मूल कारण बनी है। अगर अधिकारी संज्ञान लेते इस विषय का, मौका का मुआयना करते, संबंधित व्यक्ति से बात करते, किसकी अनुमति से, किसके इशारे पर ये बोर्ड वगैरह लगाए गए हैं, तो मुझे जहाँ तक लगता है कि जब बोर्ड बाद में उतर सकता है तो पहले भी उतर सकता है। पहले भी उतर सकता है। हाँ। पंचायत में आप पहुंचे जी, वहां पर लाठी चार्ज हुआ। देखिए, पंचायत में हम लोग पहुंचे, इतनी भारी संख्या उस समय नहीं थी जब हम लोग पहुंचे वहां। हाँ, तकरीबन 70-75 गाड़ियों का एक काफिला रविंद्र भाटी जी के साथ पहुंचा, जिसमें गुर्जर स्वाभिमान संघर्ष समिति के लोग थे, भाटी जी के संपर्क के लोग थे जी, कुछ किसान संगठनों के लोग थे, छात्र संगठनों के लोग थे, विभिन्न सामाजिक संगठनों के लोग जब इकट्ठा हुए दादरी पंचायत स्थल पर, तो पुलिस ने पंचायत स्थल की तरफ नहीं जाने दिया और बैरिकेटिंग कर दी। तो भाटी जी स्वयं उतरे, बैरिकेटिंग हटाई, अधिकारियों से संवाद किया। अच्छा। तो अधिकारियों ने इशारा किया कि आप पुल के नीचे जो अंडरपास है यहाँ बैठ सकते हैं। अच्छा। वहीं बैठ गए और बैठने के बाद सबसे पहले भाटी जी खड़े हुए, रविंद्र भाटी एडवोकेट जी। उन्होंने सभी नौजवान साथियों को निर्देशित किया, आह्वान किया, अपील की कि शांति आपकी जीत का आधार है, किसी भी तरह की हिंसा ना हो, हिंसात्मक रूप से हम शांतिपूर्वक तरीके से अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए पंचायत करेंगे। हमारी जो मांग है हम ज्ञापन के माध्यम से भी और वैसे भी जिम्मेदार अधिकारियों के समक्ष रखेंगे जी। पर उस दिन प्रशासन का जो रवैया था, जो तेवर थे, तल्ख तेवर थे, सख्त तेवर थे, जैसे हम लोग बैठे वहाँ पर तो राष्ट्रीय वीर गुर्जर सेना के सोनू गुर्जर और राष्ट्रीय गुर्जर महासभा के रविंद्र गुर्जर मुजफ्फरनगर से और अनिल कसाना, विशाल ढाईकी, अभिनव मोतला, मोहित नागर और हम सब लोग मौके पर थे। तो जाहिर सी बात है, जिस व्यक्ति ने आंदोलनों के बीच से, संघर्षों के बीच से, इस पगडंडी की राह से चलते हुए कोई यहाँ तक पहुँचा हो तो उसको अनुभव होता है कि कहीं भी अगर हिंसा होगी तो उसका नुकसान होगा। प्रशासन के साथ भी तालमेल होता है। हाँ, प्रशासनिक अधिकारियों से, वहाँ एसपी सिटी शायद मौजूद थे और वहाँ एसडीएम साहब मौजूद थे, इंस्पेक्टर मौजूद थे 2-3 थानों के, सबसे संवाद हुआ कि आप कोई भी सख्ती ना करें जी। 10 से 15-20 मिनट संबोधित करेंगे, अपनी बात रखेंगे, उसके बाद ज्ञापन सौंपकर पंचायत जो है संपन्न हो जाएगी। पर कुछ अधिकारी थे जो अपनी हठधर्मिता से बाज नहीं आए, जो सच्चाई है। अगर वो केवल वहाँ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए खड़े रहते, घेरा बना लेते, तो वीडियो आप लाइव देख सकते हैं, कई यूट्यूब चैनल्स पर लाइव है, आराम से सबने। और प्रत्येक वक्ता की जो बात शुरू हुई वो इसी बात से शुरू हुई कि सब लोग पहले बैठेंगे, वक्ता जो अपनी बात रखेंगे, हमारे जो लीडर हैं, जो लीड कर रहे हैं इसको, एजिटेशन को, मूवमेंट को, उनकी बात सुनेंगे और उनकी बात का अनुपालन करेंगे। पहले भाटी जी खड़े हुए, उसके बाद रविंद्र जी खड़े हुए, उसके बाद सोनू गुर्जर खड़े हुए, उसके बाद सबने अपनी बात की। और सबकी बात का सार ये था कि हम किसी भी तरह की अनुशासनहीनता नहीं करेंगे। हमारा जो आज का मुद्दा है, शांतिपूर्वक तरीके से अपनी मांगों को, अपनी बात को रखना, प्रशासन के आला अधिकारियों तक पहुंचाना। तो फिर बात लाठीचार्ज तक कैसे पहुंची? लाठीचार्ज तक जब हुई कि जब कुछ लोगों का ये भी आरोप है कि प्रशासन पर पत्थरबाजी की गुर्जर समाज। मैं बताऊंगा आपसे। जैसे ही भाटी जी ने अपनी बात रखी, अपना वक्तव्य संपन्न करने के पश्चात वो बैठ गए जमीन पर, तो कुछ अधिकारियों ने उनका हाथ पकड़ के खींचने की कोशिश की। एक बार को थोड़ा सा हा हुल्ला हुआ। अच्छा। उसके बाद सोनू गुर्जर के साथ यही घटना घटी। अच्छा। तो इससे प्रशासन का जो मकसद था वो भाप गए लोग। अच्छा। प्रशासन सख्ती करना चाहता है। तो बहुत ही कुशलता से, दूरदृष्टि के साथ रविंद्र भाटी जी ने आह्वान किया कि कोई भी किसी तरह की न्यूसेंस नहीं करेगा और हम सब लोग विरोध स्वरूप प्रतीकात्मक गिरफ्तारी देंगे, जैसा अक्सर होता है। तो जैसे ही हमने ये मैसेज उनको कन्वे किया, तो प्रशासनिक अधिकारियों ने एक ट्रक मौके पर बुलवा लिया। जैसे ही पंक्तिबद्ध होकर, सीआरपीएफ ट्रक मतलब गिरफ्तारी के लिए, ठीक टेम्पो। तो पंक्तिबद्ध होकर हमारे नेता सबसे पहले ट्रक पे चढ़ने लगे। उनके पीछे एक लंबी कतार में नौजवान साथी गिरफ्तारी देने के लिए इकट्ठा हुए। अच्छा। तो तुरंत प्रशासन भाप गया कि इनकी संख्या सैकड़ों में हो सकती है। हाँ। तो प्रशासनिक अधिकारियों के इशारे पर पुलिसकर्मियों ने लाठीचार्ज कर दिया। उस जो कि वीडियो में है, लाइव है। हाँ। किसी ने किसी को कुछ नहीं कहा, उसके बावजूद भी संख्या घटाने के लिए
गिरफ्तारी देने वाले आंदोलनकारियों की तादाद कम करने के लिए, जो सच्चाई है बिल्कुल, जहां फॉल्ट होगा वो भी बताऊंगा जी। उसके बाद लाठीचार्ज कर दिया। तो जो लोग ट्रक में सवार हो चुके थे वो लोग हो चुके थे और नौजवानों के बीच भगदड़ मच गई, सब इधर उधर भागने लगे। तो उसमें बहुत पुलिसकर्मियों ने तो हालांकि सहनशीलता का परिचय भी दिया, अच्छा, केवल जमीन में, पर कुछ अधिकारी और पुलिसकर्मी ऐसा प्रतीत हुआ कि इंटेंशनली चाहते थे कि यहाँ कुछ न्यूसेंस हो, कुछ उपद्रव हो। उनकी जो कार्यशैली थी उससे प्रतीत हुआ। अच्छा, लाठी लेके और ऐसे लोगों के पीछे भागना जो बुजुर्ग भी हैं या जो किसी घटना में इन्वॉल्व नहीं है, ऐसे लोगों के पीछे लाठी लेके भागना, मतलब लोगों को उत्तेजित करने का उनका मकसद प्रतीत हुआ। वहीं दूसरी ओर कुछ ऐसे लोग भी थे जो एक दूसरे को रोक रहे थे कि नहीं, कोई लाठी नहीं मारेगा किसी को भी। कुछ बच्चे गिर भी गए दौड़ते हुए, चोटिल है वो आज भी। यानी पूरा संघर्ष हुआ वहाँ पर। संघर्ष इन द सेंस कि अपने बचाव में किसी ने किसी के ऊपर भी हाथ नहीं उठाया। वहां पर लाइव वीडियो चल रही थी, फुटेज आप चेक कर सकते हो। उसके बाद भीड़ को तितर बितर कर दिया गया। पुलिसकर्मी लौट कर आ गए ट्रक के पास, पर कुछ पुलिसकर्मी बहुत दूर तक लाठियां भांजते हुए गए, जो इंटेंशनली किसी चीज से प्रभावित थे या ग्रसित थे। हम ट्रक में सवार थे, हमारे पीछे स्वाट टीम थी, एसओजी की टीम थी। ट्रक को चलता कर दिया गया और हम देखते रहे कि कुछ पुलिसकर्मी दौड़ाते रहे बच्चों को। उसके बाद भी जो मेन पंचायत के, जबकि अधिकांश पुलिसकर्मी और अधिकारी मौके पे ही रुक गए थे। अच्छा, वो जो दूर तक दौड़ाते गए, पत्थरबाजी का मसला। आगे किसी असामाजिक तत्व ने जो भीड़ में शामिल हुए, अच्छा, उन्होंने लौटकर मुड़कर, अच्छा, हो सकता है पथराव किया हो, जिसकी फुटेज या जिसके अखबार में हमने फोटोज देखे। हाँ, पर फैक्ट ये है, ना तो किसी आंदोलनकारी ने इस चीज के लिए किसी को उकसाया, हिदायत बार बार देते रहे भाई शांतिपूर्वक। चूंकि मैं बताऊं आपसे एक मोटी सी बात जो अक्सर इंटरव्यू में आपने सुनी नहीं होगी किसी के मुंह से जी। किसी भी पंचायत में जो नेतृत्व करता होता है, अनुभवी, एक्सपीरियंस्ड, जिसे पता है कि भीड़ को कैसे मैनेज करना है, कंट्रोल करना है, कमांड करनी है। चूंकि भीड़ बहुत नहीं थी, बहुत अधिक नहीं थी, तकरीबन होंगे 1200-1500 लोग रहे होंगे वहां मौके पे, जो फैक्ट है जी। ऐसे में कोई भी नेता अपने ऊपर ऐसी उंगली नहीं उठवाना चाहता कि यहाँ बच्चे कुछ गलती करें, उन पर लाठियां भांजी जाए और मेरी वजह से जनता परेशान, हाँ, उनके खिलाफ आंदोलनकारी परेशान हो। क्योंकि नया कोई आदमी हो, नया कोई नौजवान हो जो नया नया राजनीति में आया हो, नया नया सड़क पर उतरा हो, तो वो तो ऐसी गलती कर सकता है। वहाँ अनुभवी लोग थे जो काफी लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं, आंदोलन को फेस कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, सबने हाथ जोड़ जोड़ कर, आप फुटेज चेक कर सकते हैं, हाथ जोड़ जोड़ कर ये अपील की कि शांति व्यवस्था बनाए रखेंगे। अगर पुलिस सख्ती करती है तो हम लोग अपनी जगह से उठेंगे नहीं, बैठे रहेंगे। और ये चीज़ पुलिस के आला अधिकारियों ने एडमिट की कि हाँ, किसी भी फुटेज में हमें किसी को भड़काते हुए कोई नहीं मिली क्लिप। ट्रक चले गए, हमने अपने लोगों को सूचित किया कि आप लोग पुलिस लाइन आ जाइए, ये लोग हमें पुलिस लाइन ले जाएंगे। जैसे ही हम लोग पुलिस लाइन में एंटर करते हैं तो हमसे पहले कुछ लोग पुलिस लाइन गेट पर जमे हुए थे, पहुंच गए। हमारे जो शुभचिंतक साथी थे अंदर चले गए। वहाँ पर पुलिस लाइन के सभागार में हम सब लोगों के मोबाइल ले लिए गए। अच्छा, मोबाइल लेने के पश्चात अंदर कुर्सियाँ पड़ी थी सभागार में, हमें कुर्सियों पर बैठा दिया गया। उसके बाद सभी के नाम, नंबर, पते सब लिखवा लिए, दर्ज करवा लिए गए। एक बात मैं बता दूं दर्शकों को इसमें, कल तक मैं आपका फोन मिला रहा था तो आपका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। न केवल मेरा, 22 के 22 लोगों के फोन जब्त कर लिए गए थे। और जब्त करने के बाद जब जिसकी रिहाई होती गई उनको फोन दे दिए गए। अच्छा, तो नाम दर्ज सारी चीजें हो गई। उसके बाद हमें जानकारी हुई, सीओ मौके पर आए, एसडीएम सरदना मौके पर आए, 1-2 सीनियर अधिकारी मौके पर आए, सबके बारे में जानकारी जुटाई। अच्छा, तकरीबन 3 बार जानकारी जुटाई गई अलग अलग पेपर पर। अच्छा, 3 बार क्रॉस चेक हुआ, एक तरह पूछा गया, हाँ, कौन लोग हैं, क्या पिता का नाम है, क्या नंबर है, कहाँ से आए हैं, कहाँ रहते हैं, किस संगठन से जुड़े हैं। बहुत ही तकनीकी और बारीकी जानकारी भी ली गई, रजिस्टर मेंटेन कर लिए गए। वहाँ मौके पर 2-3 लोग ऐसे थे जिनका इस आंदोलन से कोई सरोकार नहीं था, कोई मतलब नहीं। आपके साथ जेल में? नहीं, वहाँ पुलिस लाइन सभागार में। अच्छा, एक सज्जन ऐसे थे जो किसी के साथ आए थे, जिनके पास गाड़ी थी और गाड़ी की चाबी थी, उनकी गाड़ी बाहर पार्क थी। अच्छा, सभागार के बाहर पार्क थी।
और वो ट्रक के पीछे पीछे आए होंगे। उनको इस चीज़ का एहसास नहीं था कि हमें गिरफ्तार कर लिया गया है या हमें जेल भेजा जा रहा है। अच्छा। वो चाबी उनके हाथ में गाड़ी की, वो अंदर आ गए हॉल में, तो उनको भी डिटेन कर लिया। सेकंड एक हमारे मित्र हैं जिनका कभी आंदोलनों से लेना देना, हाँ, सामाजिक संघर्ष से कोई वो नहीं है, पर चूंकि सहारनपुर के हैं, वो गुड़गांव से लौट रहे थे, आईटी सेक्टर में जॉब करते हैं, वो मौके पर थे, तो उन्हें भी अरेस्ट कर लिया गया, डिटेन कर लिया गया। हमने उसके लिए रिक्वेस्ट की कि साहब आप हमारे साथ कुछ भी करें, जो तर्कसंगत बात थी, हमारे साथ हम सभी साथी इस मोमेंट का, इस एजिटेशन का, आंदोलन का हिस्सा थे, लेकिन ये 2 लोग जो हैं बिल्कुल इनोसेंट हैं, बेगुनाह हैं, इनको छोड़ दीजिए। तो मौके पर अधिकारियों को बुलवाया गया, अधिकारियों ने अपने उच्च अधिकारी को इस विषय में जानकारी से अवगत कराया, तो शाम होते होते हमारी बात को मान लिया गया और हमारे अनुरोध पर 2 लोगों को वहाँ से रिलीज कर दिया गया। ठीक। उसके बाद कुछ हल्की सी जानकारी मिली कि यहाँ से शांति भंग में चालान करके निजी मुचलकों पे आपको छोड़ा जा सकता है, पर्सनल बॉन्ड पे। अच्छा। थोड़ी देर बाद जानकारी आई कि वहाँ पथराव हो गया, हाँ, और पथराव में कोई भी चोटिल नहीं हुआ तो भी छोड़ा जा सकता है। अच्छा। इस आधार पर कि पथराव जरूर हुआ, पर चूंकि पथराव करने वाले खेतों से पथराव कर रहे थे दूर से, तो कोई यहाँ पर जान माल की कोई हानि नहीं हुई किसी तरह की, तो जाहिर सी बात आपको छोड़ दिया जाएगा। थोड़ी देर बाद बताया गया कि चूंकि मीडिया ने प्रेशर क्रिएट किया अधिकारियों पर, अच्छा, कि उपद्रव हुआ है और उपद्रवियों के खिलाफ आपने क्या कार्यवाही की है, यानी मीडिया ने उपद्रवी आपको घोषित कर दिया। हाँ, तो जैसे ही एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स पर एक प्रेशर क्रिएट होता है मीडिया का, तो वो चीज़ वायरल होगी, कल को जवाबदेही बनेगी, आपने अरेस्ट कर लिया था, लोगों को छोड़ दिया। तो पत्थरबाजों में आंदोलन का नेतृत्व कर रहे लोगों को संलग्न कर दिया गया, उनका नाम उसमें दर्ज करा दिया। हाँ, 22 लोगों को जो स्वेच्छा से विरोध स्वरूप प्रतीकात्मक गिरफ्तारी देने के लिए ट्रक में चढ़े थे, जो बहुत ही शालीन और सभ्य तरीके से पंचायत को आहूत कर, संपन्न कर, विधिवत तरीके से पुलिस लाइन पहुंचे थे, उन 22 लोगों को, वो सुनी होगी आपने कहावत कि पुलिस प्रशासन जब अपने पे आ जाए तो रस्सी का सांप बना देता है। बिल्कुल, वो घटना हमें उस दिन याद आई। हमारे ऊपर पत्थरबाजी और पुलिस के मतलब सरकारी काम में बाधा जैसे संगीन आरोप लगा दिए गए और रस्सी का सांप बनाकर पुलिस ने न्यूज फ्लैश कराई कि 22 उपद्रवी गिरफ्तार। उन 22 में आपका भी नाम था? हाँ, मेरा भी नाम था। हाँ। प्रमुख चेहरा हमारे जो बड़े भाई रविंद्र भाटी एडवोकेट, हाँ। उनके साथ हम सब लोग थे। सहारनपुर से विशाल डाइकी जी, विनीत, प्रवेश, नोएडा से अनिल कसाना जी, रविंद्र भाटी जी, दीपक नागर जी, हाँ। और मुजफ्फरनगर से रविंदर जी। अच्छा। सहारनपुर से सोनू गुजर भी थे। अच्छा। मुजफ्फरनगर से रविंदर जी, हरिंदर जी, 22 लोग कुल मिलाकर अरेस्ट कर लिए गए। हाँ, अरेस्ट कर लिए गए। पुलिस लाइन की मैंने आपको घटना बताई दी। उसके बाद फिर से वाहन मंगाया गया और हमें जेल भेजने की तैयारी कर लिया। तो तब तक गेट पर काफ़ी जमावड़ा हो चुका था, हमारे करीबी लोगों का, समाज के लोगों का, सभी ने प्रयास किया, आग्रह किया अपने अपने लेवल पर छोड़ दिया जाए, पर नहीं, हमें तो पत्थरबाजों में शामिल कर दिया गया था, लिखा पढ़ी कर दी गई थी और हमें जेल भेज दिया गया। अच्छा। जेल भेजने के पश्चात रात्रि में हमें एक जेल में बैरक होता है, उसे बोलते हैं मुलाहिजा। अच्छा। कोई भी नया अपराधी जेल में प्रवेश करेगा, उसमें जेब कतरा हो, डकैत हो, लुटेरा हो, बलात्कारी हो, रखा गया मुलाहिजे में हम सभी 22 लोगों को रात में एक ही जगह पर 12 बजे रात में मुलाहिजे में भर्ती कर दिया गया। अच्छा। और मौके पर जेल सुपरिटेंडेंट वीरेश राज शर्मा भी पहुंचे और जेलर श्री हरबंस पांडे जी मौजूद थे। अच्छा। हमें बैरक में भेज दिया गया। रात में मुश्किल से 1 या 2 लोग हमारे सोए होंगे, चूंकि फर्श पर आपके कपड़े वगैरह भी कुछ चेंज किए गए थे? कपड़े वगैरह सिंपल वही जो कपड़े थे, कपड़े वगैरह कुछ नहीं, खाना वगैरह सब आपको दिया गया? हाँ, पूछा गया कि भूख है तो खाइए। दिन का भोजन बचा हुआ था या शाम का भोजन होगा। अच्छा। कुछ लोगों के लिए लाया गया, जिनकी इच्छा थी उन लोगों ने भोजन किया। अच्छा। बाकी अधिकांश लोगों ने भोजन नहीं किया। अच्छा। लेट गए। एक तो गर्मी, ऊपर से फर्श पे लेटना पड़ता है, जेल है वो, तो जेल ही है। मच्छर, हाँ, मच्छर, तो शायद ही 1-2 लोग सोए होंगे। अगले दिन सुबह वही एक कॉमन प्रक्रिया। अच्छा। जेल की सुबह
जॉइंट शौचालय हैं, शौचालय की संख्या कम है, बंदियों की संख्या ज़्यादा है। इधर मुलायजा है, सामने एक ऐसा बैरिक है जिसके विषय में कहा जाता है कि इसमें सब नशेड़ी हैं, इनसे दूर रहना। उनसे खाना भी अलग, उनका शौचालय भी अलग, मतलब उनको आम बंदियों से अलग रखा जाता है। अच्छा। तो अगले दिन सुबह इस विषय में बात करने के लिए भाटी जी ने अनुरोध किया, जो वहाँ लोग मौजूद थे, जेलर साहब को बुलाया गया। अनुरोध करने पर अनुरोध भी था और शिकायत भी थी कुछ चीज़ों की। सुबह के समय हमारे साथियों ने चाय और किसी दूध की या लस्सी की या दही की जो डिमांड की, पता लगा कि वहाँ 3-4 गुना रेट है जेल के अंदर। तो जेल के अंदर कुछ चीजें ऐसी निकल के आई, उस पर आप एक पूरी वीडियो बना सकते हैं नेक्स्ट टाइम। ये तो होता ही है, ये तो फिर भी चर्चित, बड़ी अजीबोगरीब। मतलब एक गरीब तबका अगर बंद है, हाँ, तो वो उसको एफोर्ड नहीं कर पाएगा, उसको अफोर्ड भी नहीं कर पाएगा। और बहुत चीजें जो किसी फोन पर बात करने तक को लेकर के वहाँ पे नहीं, फोन तो हमारे संज्ञान में नहीं आया, पर दोबारा मैं आपको विस्तार पूर्वक इस पर चर्चा करेंगे, बैठ के बताऊंगा कि जेल के अंदर एक नई दुनिया है। इस दुनिया से कटी हुई एक अलग दुनिया है जेल की। खैर छोड़िए उसे। अगले दिन हमारे अनुरोध पर हमारा बैरक चेंज कर दिया गया और जरूरी जो मूलभूत सुविधाएं थी, जिसमें आप बाल्टी कह सकते हैं नहाने के लिए, आप बिछाने के लिए चादर कह सकते हैं, और खाने के लिए प्लेट्स कह सकते हैं, वो हमें प्रोवाइड करा दी गई। हमें अलग बैरक एक दे दी गई। और बाकी सब चीज़ें जेल मैनुअल के अकॉर्डिंग जो भी एक बंदी को मिलती है वो हमें सब दी गई। और स्वास्थ्य चेकअप वगैरह हमारा कराया गया। हमसे स्पेशली पूछा गया भाई किसी को कोई बीमारी हो, उसका मेडिकल चेकअप भी कराया गया। ऑन डिमांड जो नेसेसरी मेडिसिन थी वो हमें प्रोवाइड कराई गई। और दिनचर्या को अगर मैं बताऊं तो थोड़ी लंबी हो जाएगी। सुबह के समय योग वगैरह 9 दिन आपके साथ यही सब चला, रूटीन यही था 9 दिन। उसी बीच हमारे साथ मिलने के लिए समाज के जिम्मेदार लोग आए, जनप्रतिनिधि आए। सबसे पहले हमारे पास प्रदेश राज्य मंत्री, ये सब लोग आपसे मिल जाए एक करके, समाज के जिम्मेदार लोग। फिर कल क्या आपके साथ हुआ जब आप वहाँ से रिहा हुए? बहुत सारी घटना कल की भी लोग बता रहे हैं। देखिए, जैसे हम लोग रिहा हुए जेल के गेट रिहा से पहले आपको कई बार वहाँ पे क्या क्या आपसे पूछा गया, क्या आपको हिदायत दी गई? पहली बात तो ये है कि 11 लोगों को एक रोज छोड़ा गया और 11 लोगों को 3 दिन बाद छोड़ा गया। और सुप्रिटेंडेंट साहब ने जानकारी दी कि आप लोग 3 लोग पहले बाहर निकलेंगे, रिहाई सबकी होगी। कौन 3? उनके नाम घोषित किए गए? अनिल कसाना, रविंद्र भाटी और प्रवेश गुर्जर, 3 नाम। आप 3 बार जिला अधिकारी और डीएम एसएसपी वगैरह की तरफ से मतलब दिए गए जेल प्रशासन को कि 3 लोग को आप पहले भेजिए। तो अंडरस्टूड था कि हमारी व्यवस्था कुछ अलग से है कि हमें गाड़ी में बैठा के दूर भेजा जाएगा। तो हम जैसे ही बाहर निकले तो वहां पर 3 टीम स्वाट टीम खड़ी थी एसओजी की, सिविल यूनिफॉर्म में। कुछ पहचान लिया हमने, परिचित थे जो उस दिन जिन्होंने हमें अरेस्ट किया था। वहाँ 2-3 थानों के एसएचओ मौके पर थे। अब थोड़ी दूरी पर एसपी सिटी मौजूद थे। इतनी फोर्स क्यों लगाई गई? आप 22 लोग और फोर्स इतनी बड़ी? देखिए, इस विषय में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि प्रशासन जो पहले गलतियाँ हुई शायद उनसे सीख ले चुका था। प्रशासन उनसे सीख ले चुका था। और कोई भी मतलब किसी भी तरह की कोई उदासीनता नहीं बरतना चाहता था। किस तरीके की गलतियां ये कि दोबारा मौका ना मिले, जुलूस ना निकले, भीड़ इकट्ठी ना हो, शहर में कहीं मोब ना इकट्ठी हो। चूंकि हमने एक अनुरोध किया था जेल प्रशासन से भी और जिला प्रशासन से भी, कि हम लोग शांतिपूर्वक तरीके से रिहाई के पश्चात कोतवाल धन सिंह गुर्जर की प्रतिमा पे माल्यार्पण करना चाहते हैं, जिसको सिरे से खारिज कर दिया गया। जेल प्रशासन ने कहा कि ये हमारा विषय नहीं है, इस विषय में जिला के आला अधिकारी ही आपको अनुमति दे सकते हैं। तो अनुमति आपको मिली? अनुमति नहीं मिली अनुमति बिल्कुल नहीं मिली। सीधा वहां से जेल से निकले। हमारे जो मित्र, परिचित, शुभचिंतक, करीबी लोग मौके पर आए थे जेल में रिसीव करने के लिए हमारे पास, ना उनसे मिलने दिया गया हमें, और 3 लोगों को जबरन उठाने की कोशिश की। तो रविंद्र भाटी जी ने बड़ी सख्त लहजे में उनको हिदायत दी कि जब हम 9 दिन जेल काट के आए हैं और जो गुनाह हमने नहीं किया उसका गुनाह भी हमारे सर मढ़ दिया गया, अब हमारे साथ शालीनता से पेश आया जाए। तो 2-3 अधिकारी जो अच्छे थे। कुछ कहा गया आगे के लिए? आगे के लिए नहीं, बस हमें यही कहा गया कि आप प्रतिमा पे नहीं जाएंगे, ना माल्यार्पण करेंगे। जहाँ जहाँ से आप लोग आए हैं, जो आपका गंतव्य है, जो आपका आवास है, रेजिडेंस है, जहाँ भी जिस जनपद में, आपको वहाँ भेजा जा रहा है।
काफी होटोक होने के बाद कुछ समझदार अधिकारियों ने मध्यस्थता करने के बाद हमें सहमत कर लिया। ये तो हुई आपकी पूरी कहानी जी। जो आप आंदोलन में शामिल होने से लेकर के जेल से बाहर आने तक का आपने बताया। जी जी जी। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि जब भी गुर्जर समाज का ऐसा प्रोग्राम होता है, हाँ जी, तो उसमें लाठी चार्ज, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग, राजकुमार जी से मेरी बात हुई थी, राजकुमार भाटी जी जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो बोलते हैं कि जब राजपूत समाज ने आगरा में एक नेता के खिलाफ इस तरीके की पंचायत की तो कोई कार्रवाई नहीं हुई उस पर, उसमें लाठीचार्ज नहीं हुआ। तो क्या भेदभाव हो रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर? देखिए साहब, यहाँ खासकर गुर्जर समाज के साथ मैं बिल्कुल क्लियर आपसे बताना चाहता हूँ कि जब किसी राजा की, शासक की, प्रदेश के मुखिया की, चाहे वो राजतंत्र हो चाहे लोकतंत्र हो, जब उसकी मानसिकता, उसकी कार्यशैली, उसकी सोच उसके अधीनस्थों तक चली जाती है तो उनको किसी विशेष निर्देश का या लिखित में किसी ऑर्डर की आवश्यकता नहीं रहती। इस प्रदेश के मुखिया की सोच से ऊपर से लेकर नीचे तक सारा अधीनस्थ अमला प्रभावित है, परिचित है। अच्छा, मुखिया जी की जातिवादी सोच है, माननीय मुख्यमंत्री जी की। हो सकता है बहुत कड़वी बात मैं कहूं, कुछ लोगों को बुरी लगे, लेके कैबिनेट सचिव से और जिलों के एसपी तक जाति विशेष को लोगों को तवज्जो दी जाती है। ऐसा है कंफर्म। अगर आप डीपली देखेंगे तो छोटा सा उदाहरण मेरठ का देता हूं आपसे मैं। जो चौकी है, दादरी चौकी, उसके जो एसएसआई है, सीनियर सब इंस्पेक्टर जो है, विवेक सिंह है, ठाकुर हैं। अच्छा। उसके जो चौकी इंचार्ज हैं, ठाकुर प्रताप सिंह तोमर हैं। अच्छा। उसके जो दोराला थाने के अध्यक्ष हैं, ठाकुर सुमन कुमार सिंह हैं। एसडीएम हैं, उदित नारायण सेंगर हैं। एसपी सिटी हैं, आयुष विक्रम सिंह हैं। और एडीएम साहब भी शायद ठाकुर हैं। तो विधायक तो आपके भी हैं वहाँ। मैं जो बताना चाहता हूँ कि जब एक लॉबी है जाति विशेष के लोगों की, मैं बाकायदा नाम लेके आपको बता रहा हूँ, तो देखिए कहीं ना कहीं जातीय लगाव, अपनी जाति का पक्ष, जो माननीय मुख्यमंत्री जी से नीचे तक बात आई है प्रवाहित होके, उसका अनुपालन तो होगा ही होगा साहब। तो जब जब गुर्जर शब्द आएगा तो वो एक मानसिकता दिमाग में क्लिक करेगी, साहब ये वही लोग हैं। अच्छा, कुछ बस क्या ही कहूँ इस विषय में मैं, ये कई प्रकरण हमारे संज्ञान में ऐसे आ चुके हैं जहाँ गुर्जरों के साथ एक तरफा कार्रवाई अमल में लाई गई है, भले ही वो गुर्जर इनकी पार्टी के क्यों ना हो, उनके साथ भी जैसे नंद किशोर गुर्जर। हाँ, मुझे पता है आपको कि प्रणव सिंह चैंपियन के साथ यही हुआ। भाजपा में थे पर उनका जो उनकी दुर्गति की गई स्थानीय प्रशासन के द्वारा, लॉकअप में बंद करना और जेल में निरुद्ध करना और दूसरे पक्ष को खुली छूट देना, यही वहाँ हुआ। वहाँ दूसरा पक्ष भी नहीं था, वहाँ दूसरा पक्ष खुद पुलिस पार्टी बनी उसमें, लोनी में। अरे भाई, कलश यात्रा ही तो आपका एक वो है बिंदु, सरकार के एजेंडे में एक बिंदु है, धर्म, अध्यात्म, हिंदुत्व। वो तो उसी की बागडोर हाथ में लेके कलश यात्रा निकाल रहे थे, जिसमें भीड़ में भी महिलाएं थी, पीछे चलने वाली भी महिलाएं थी। उनसे शांति भंग होने के कौन सा खतरा था? खड़ा लट बजा साहब हमारे जनप्रतिनिधि। यानी फिलहाल का जो प्रशासन है, मुख्यमंत्री जी हैं, उनसे आपको ये शिकायतें हैं? मैं आपको अंदर की बात बताऊं, नेताओं को छोड़ के, नेताओं के करीबियों को छोड़ के आम समाज में एक धारणा बन चुकी है कि ये सरकार गुर्जर विरोधी है। ये बन चुकी गुर्जर, उसके कई कारण हैं। प्रशासन की सख्ती और सरकार में अनदेखी, ये कैबिनेट में हिस्सेदारी ना मिलना, हमें संसाधनों में हिस्सेदारी ना मिलना, हमारे आरक्षण में सेंध, बहुत मामले ऐसे हैं जहां अगर इंस्पेक्टर को, सीओ को, एसपी को, एसडीएम को, डीएम को ये पता लग जाए ना कि ये गुर्जर है, तो वो वहीं पे उसका आकलन कर लेता है कि इसका कोई पैरोकार नहीं होगा ऊपर जो मुझे हड़का सके या मेरा कोई नुकसान कर सके। यानी ये मानसिकता यहाँ घर कर चुकी है उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था में। आप ये उत्तर प्रदेश में और पश्चिम उत्तर प्रदेश में आरोप तब लगा रहे हैं सरकार पे जब आपके समाज के कुछ नेता उसी सरकार में है। देखिए, नेताओं की जो चुनाव भी लड़ेंगे आने वाले समय में, नेताओं की जो स्थिति है वो दयनीय है हमारे यहाँ। कुछ तो कृपा से है, अनुकंपा से है, और कुछ एक्सीडेंटल है। देखिए, नेता वो होगा जो सड़क से सदन तक संघर्ष के बूते समाज का साथ देकर और समाज का साथ लेकर पहुंचा हो, और एक्सीडेंटल वो होगा जो शाम दाम दंड भेद गुणा भाग करके टिकट हासिल करके समीकरणों पे जीत हासिल करके पहुंच गया हो। अब आपसे एक बहुत गंभीर सवाल पूछूंगा।
रविंदर भाटी जी के नेतृत्व में ये सब हुआ, आपने वहां पे उन्हें प्रधान माना, हाँ जी, है ना, प्रमुख चेहरा थे आंदोलन का। वो चंद्रशेखर आजाद जो कि आपके सहारनपुर से ही निकले हैं और नगीना के सांसद, उनके करीबी भी हैं, हाँ जी, राष्ट्रीय महासचिव हैं आजाद समाजवादी पार्टी के जी। तो कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है कि गुर्जर समाज का इस्तेमाल कहीं ना कहीं विपक्ष के तौर पर हो रहा है, वो सरकार का विरोध भी कर देते हैं, इस तरह का है समाज प्रकृति बताऊं मैं आपसे समाज की, हाँ। कि सत्ता के लोग जब मौन धारण कर लें, समाज के साथ बर्बरता हुई हो और सत्ता के लोग मौन धारण कर लें, तो वो लोग जो विपक्ष में रहते हुए जनहित के मुद्दों पे, इंसानियत के मुद्दों पे, कानून व्यवस्था के मुद्दों पे संघर्ष करते हैं ना, जो वंचित तबके के अधिकारों के लिए, वो लोग चाहे किसी जाति किसी दल से हो, वो लोग उनके प्रति आकर्षित होते हैं। स्वाभाविक नियम है प्रकृति का। चंद्रशेखर किस पार्टी से? आजाद समाज पार्टी से। समाजवादी पार्टी भी विपक्ष में है, कांग्रेस भी विपक्ष में है, और जितने भी दल विपक्ष में है जो अधिकांशतः उन्हीं दलों के लोग उसमें हमारी मदद करने के लिए थे, मंच पे मिलते। लीड कौन कर रहे थे? गुर्जर स्वाभिमान संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते रविंद्र भाटी इस आंदोलन का चेहरा थे, ना कि आजाद समाज स्वाभिमान अध्यक्ष होने के नाते। गुर्जर स्वाभिमान संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते रविंद्र भाटी इस आंदोलन का प्रमुख चेहरा थे। अच्छा, पार्टी का विषय इसलिए नहीं है चूंकि ना तो उन्हें उस विधानसभा से चुनाव लड़ना, ना मेरिट उनका गृह जनपद है, ना उनका वो कार्य क्षेत्र है, संघर्ष समिति के अध्यक्ष होने के नाते। दूसरा सामाजिक संगठन राष्ट्रीय वीर गुर्जर सेना, सोनू गुर्जर जिसके अध्यक्ष हैं। तीसरा सामाजिक संगठन राष्ट्रीय गुर्जर सभा, रविंद्र गुर्जर जिसके अध्यक्ष हैं। और प्रतिहार महासंघ के सदस्य के तौर पर, एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर हम लोग वहां मौजूद थे। ये शुद्ध रूप से एक सामाजिक आंदोलन था, तो इसमें पार्टी पॉलिटिक्स दलगत राजनीति का विषय ही नहीं है, विषय नहीं। वहां जितने आसपास लोग थे वो भी कहीं ना कहीं सत्तारूढ़ दल की नीतियों से आहत थे। यानी जितने चेहरे आपके मंच पर हमेशा गुर्जर पंचायत में पाए जाते हैं, अतुल प्रधान हो, हाँ। अखिलेश यादव के करीबी हैं जी, विधायक भी हैं जी, उसके बाद रविंद्र भाटी हो, हाँ जी, मुखिया गुर्जर हो, ये सब विपक्षी जो नेता वहां पर देखने को मिलते हैं, ये समाज के नाते देखने को मिलते हैं। देखिए जिस उम्मीद और या फिर इन्होंने उस परसेप्शन को बुना लिया इन नेताओं ने कि गुर्जर समाज में जो परसेप्शन चलाना है कि भाजपा तो गुर्जर विरोधी है। देखिए मैं पॉलिटिकल उस आदमी को मानता हूं जो निजी स्वार्थों के चलते सामाजिक आंदोलनों में जहां समाज की अनदेखी हो या समाज के साथ बर्बरता हो और वो जो निजी हितों के चलते अपना नफा नुकसान पॉलिटिकली देखता है, मैं उसको पॉलिटिकल मानता हूं। और जो व्यक्ति राजनीतिक झंडा अख्तियार करने के बावजूद भी समाज के हर आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाता हो, चाहे वो किसी भी दल से हो। क्या मनीष चौहान जो है जसाला वाले पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष शामली, वो बीजेपी में नहीं है? क्या उनको डर नहीं है अपना टिकट कटने का? क्या उनको डर नहीं है अपना वोट बैंक खिसकने का? उसके बाद भी वो समाज के प्रत्येक मुद्दे पर संवेदनशीलता का परिचय देते हैं और बड़ी शालीनता से प्रशासन और समाज के लोगों के बीच मध्यस्थता करते हैं और हर नफा नुकसान का आकलन करने के बाद समाज के नौजवानों को भी समझाते हैं, हिदायत देते हैं, अनुशासित रहने का पाठ पढ़ाते हैं। और कोशिश होती है उनकी कि सड़क पे हमारे नौजवान ना आए और बेगुनाह नौजवानों पर किसी तरह की कानूनी कार्रवाई ना हो, इनका फ्यूचर सेफ रहे। तो ऐसे भी तो लोग हैं और वही काम विपक्ष के लोग करते हैं। तो जरूरी नहीं है कि राजनीतिक दल होना एक व्यक्ति को सामाजिक नहीं मानने का आधार हो। राजनीतिक दलों में रहकर भी लोग समाज का काम कर सकते हैं। राजनीतिक दल में रहकर आपने मनीष चौहान का उदाहरण दिया। जब आप जेल में रहे, उत्तर प्रदेश में एक कानून पास हुआ जी, हाई कोर्ट का आदेश था जी, शायद आदेश कुछ साल पहले का था, लेकिन सरकार इसको अब उसमें लेके आई जी कि अब जाति से ना कोई पंचायत होगी, जाति से ना कोई कार्यक्रम होगा और शायद जाति से ना कोई बोर्ड लगाया जाएगा। जाति से ना कोई बोर्ड लगेगा, जाति से ना कोई पंचायत होगी। हाँ, तो ये तो समाज के लिए निर्देश है। हाँ। हम कहते हैं कि जाति से ना तो कोई टिकट करो, जाति से ना किसी को एमएलसी बनाओ, जातीय अनुपात को साधते हुए ना किसी को मंत्रालय दो, और जाति के नाम पे जितनी देश में रेजिमेंट है उनको भी खत्म करो। करो आप सवाल, नहीं आपके माध्यम से सवाल करना चाहता हूँ। आप पंचायत कैसे करेगा गुर्जर समाज? क्या चीज? कैसे पंचायत आप करेंगे? किस विषय पर? मीर भोज के नाम पर। देखिए पंचायत बोर्ड कैसे लगाएंगे? पंचायत तो मैं बताऊं सबसे ज्यादा बोर्ड तो आप, जब भी समाज के मध्य कुछ सामाजिक मुद्दे आएंगे, मान लो समाज के किसी गांव में कोई प्रशासनिक उत्पीड़न हुआ, या सरकार की तरफ से जैसे अनंतपुर में घटना हुई, बिना पूर्व सूचना के मकान तोड़ दिए गए, तो सबसे पहले व्यक्ति अपने परिवार को याद करेगा, गांव को याद करेगा, क्षेत्र को याद करेगा, समाज को याद करेगा। सामाजिक पंचायतों पर अंकुश लगना संभव नहीं है। हो सकता है
इनका रूप परिवर्तित हो जाए, नाम बदल जाए, बस इनका स्वरूप चेंज हो जैसे सकता है। राजकुमार भाटी जी ने गुर्जर चौपाल का नाम पीडीए चौपाल। ये क्या है? ये नए नए शगुफे सरकार खोज के ला रही है। आपको क्या लगता है ये जो पश्चिम उत्तर प्रदेश में पिछले समय विवाद चलता रहा राजपूत और गुर्जर समाज का मीर भोज को लेकर, देखो मैं क्या इन्हीं मुद्दों को दबाने के लिए इस कानून भाई को साहब जो मैं है आपसे एक बात उसमें बताना लाया गया? चाहूंगा प्रशांत जी, हाँ, गुर्जर समाज, यहाँ सहारनपुर की अगर बात करूं, एग्जांपल दूं आपसे, क्या गुर्जरों के जो क्षेत्र हैं, सरसावा क्षेत्र लगा लीजिए आप, देवबंद क्षेत्र लगा लीजिए, क्या गुर्जरों को राजपूतों का आना जाना, खाना पीना, दुख सुख में शामिल होना है नहीं? सब है। सदियां बीत गई, हाँ। पुरखों से ये परंपरा चली आ रही है। कई जगह हमने ये भी कहते सुना है कि एक ही परिवार के लोग हैं। पर ये विवाद गहराया कब? जब इस प्रदेश के मुखिया संवैधानिक पद पे बैठे हुए हम और आपके मुख्यमंत्री, हम सबके मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ ने इसका बीजारोपण किया था विवाद का दादरी में। उससे पहले ठाकुर भी, मतलब राजपूत समाज भी और गुर्जर समाज भी बड़े बंधुत्व और भाईचारे के साथ रहता आया है। हालांकि बहुत लोग ऐसे हैं जो इन चीजों को अब भी तवज्जो नहीं देते। आपको अंदरूनी बात बताऊं कि मेरी भी मित्रता है, राजपूत समाज का जिम्मेदार साथी मेरे बहुत घनिष्ठ मित्र हैं, ठीक, पर इतिहास के साथ छेड़छाड़ जो है ये एक स्वाभाविक नहीं है, ये प्रायोजित चीज है। और उसके बाद और इनको बढ़ावा दिया जाता है। जब ये चीजें तूल पकड़ लेती हैं, सरकार फिर अपना नफा नुकसान देखकर सख्ती करने पर उतारू होती है। अरे भाई आप एक बात बताओ, क्या योगी जी श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी से भी बड़े भाजपाई हैं? क्या योगी जी श्रद्धेय स्वर्गीय श्री साहिब सिंह वर्मा जी से भी बड़े भाजपाई हैं? योगी इन्होंने क्या नाम, साहिब सिंह वर्मा जी ने NS-24 का नामकरण किया था जब वो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे दिल्ली के। और गुर्जर सम्राट मीर भोज का आज भी शिलापट लगा हुआ है NS-24 पर, दिल्ली में आप जाके देख सकते हो जी। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने गुर्जर सम्राट मीर भोज का शिलापट और वो लगाकर एक प्लेट अक्षरधाम मंदिर में बड़ी प्रतिमा का लोकार्पण किया था। लक्सर में बालावाली तिराहे पर उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने गुर्जर सम्राट मीर भोज लिखी शिलापट लगी हुई प्रतिमा का अनावरण किया था। और दिल्ली में जो थे वो सिसोदिया जी, उन्होंने बाकायदा प्रतिमा का अनावरण किया था, गेट का अनावरण किया था। और जेवर के विधायक ठाकुर धीरेन्द्र सिंह जी ने वहां दादरी रेलवे स्टेशन का नाम गुर्जर सम्राट मिहिर भोज जी के नाम पर करने के लिए पत्र जारी किया था कुछ वर्षों पूर्व। एक सवाल, 21-22 के बाद हमारे बीच जाति वैमनस्य उत्पन्न करने के लिए सरकार ने इस मुद्दे को हवा दी है। उस समय हो सकता है इन्हें अपना फायदा दिख रहा हो, अब नुकसान दिख रहा हो, इसलिए सख्ती कर रहे हैं। अब कानून लेकर आए। अब कानून तो ये 2013 में आया था। हाँ। एक सख्ती तब हुई है ना, सख्ती इम्प्लीमेंटेशन अब हुआ है। ये मुद्दा बड़ा है राजपूत गुर्जर। अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप जो गुर्जर समाज के नेता हैं, थोड़ा सवाल तीखा हो सकता है। नेता नहीं, हम सामाजिक कार्यकर्ता हैं। कुछ नेता भी विपक्ष के नेता हो, विधायक हैं, सांसद हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं साहब। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने गुर्जर समाज को मीर भोज विवाद में इतना उलझा दिया है, हर 5वें दिन 10वें दिन आप पंचायत करते कि समाज विकास की राह से भटक गया है, कहीं ना कहीं जो नैतिक मुद्दे हैं उनसे भटक गया है। आप यहाँ पंचायत करते हैं तो गुर्जर समाज के नौजवान वहाँ चले जाते हैं, आप वहाँ पंचायत करते हैं गुर्जर समाज के नौजवान वहाँ चले जाते हैं, कोई नुकसान तो नहीं हो रहा है समाज? देखिए मैं आपसे बताऊं कि जो हमारा संगठन है प्रतिहार महासंघ, लास्ट ईयर उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा का आयोजन हुआ था। उस दौरान हमने रहने और खाने की व्यवस्था की थी हजारों अभ्यर्थियों के लिए। ऐसा नहीं है कि हमारा ध्यान बस एक ही चीज पे हो, क्योंकि कभी भी अब गुर्जर समाज की पंचायत होती है, लोगों का माइंड ऑफ परसेप्शन यही बना रहता है कि सम्राट मीर भोज को लेके होगी। एक बात बताइए, आप अगर आप किसी के इतिहास को विकृत करोगे, किसी के पूर्वजों के नाम को प्रभावित करोगे, जाहिर सी बात है आंदोलन होगा, समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचेगी। पर आप मुझे एक बात बताओ, आंदोलन तो और लोग भी करते हैं, क्या इस देश में जाट आंदोलन नहीं हुआ? उसको जाट आंदोलन, किसान आंदोलन को जाट आंदोलन के नाम से नहीं, उसको छोड़ दीजिए, जो आरक्षण आंदोलन हुआ हरियाणा में, हिंसा हुई इसमें, क्या इसमें देश में मराठा आंदोलन नहीं हुआ? क्या इस देश में राजस्थान में मीणा आंदोलन रत नहीं है? हुआ है। तो देखिए, जो भी समाज कहीं अपनी अवहेलना महसूस करेगा, अनदेखी महसूस करेगा, या उस समाज के लोगों के साथ जाजती होगी, तो जाहिर सी बात है आंदोलन तो होंगे। अब चूंकि गुर्जर समाज एक तरह से अपने आप को ठगा सा महसूस करता है, हिस्सेदारी का अभाव है। अगर हमारे नुमाइंदों को सरकार में हिस्सेदारी मिले, उन्हें ताकत मिले,
तो बहुत से मुद्दे ऐसे हैं, मीरभोज की बात नहीं कर रहा हूँ मैं इस मुद्दे की, बहुत से मुद्दे ऐसे हैं जिनमें आंदोलन करने की आवश्यकता ही ना पड़े। आपके लाठीचार्ज के बाद जी, जब वहां पर लाठीचार्ज हुआ तो अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, जी पढ़ा आपने? पढ़ा कि इस लोग समझते नहीं है इस सरकार को एक खास वर्ग से कुछ दिक्कत, तो क्या अब अखिलेश यादव गुर्जर समाज का वोट ले लेंगे? गुर्जर चौपाल के नाम से उन्होंने चौपाल भी शुरू की थी। जी जी, मैं आपको बताऊं, ये एक प्रकृति का नियम है। अब सरकार भाजपा की है तो भाजपा वाले हमारे हर मुद्दे पर विरोध करते हैं हमारा, और विपक्ष वाले हमारे साथ खड़े हो जाते हैं। जिस रोज सरकार बदलेगी हमारी लड़ाई कुछ मुद्दों पर सरकार से होगी, अगर सरकार हमारी अनदेखी करेगी। अच्छा, तो मैं दिखा दूंगा आपसे, ये जो सत्तारूढ़ दल के लोग हैं जिन्होंने टेप लगा रखी मुंह पे, ये हमारी बगल में बैठे दिखाई देंगे। ये पिछले 20 साल से हम लोग देख रहे हैं। अच्छा, हाँ, सहारनपुर में गुर्जरों की जमीन का अधिग्रहण हुआ था बसपा सरकार में। बसपा के लोग सामने थे, सपा के लोग बराबर में थे। उसके बाद सरकार बदली, हमारा आंदोलन जारी रहा, नेताओं के चेहरे बदल गए थे साहब, चेहरे बदल गए थे। आप समझ रहे हो आप मेरी बात? बसपा के लोग हमारी बगल में बैठे थे और सपा के लोग हमारे सामने थे। तो ये प्रकृति का एक नियम है। सत्ता में रहते हुए लोग जाति को भी बर्दाश्त करते हैं, अपने समाज का उत्पीड़न, दोहन और मौन धारण कर लेते हैं। ये हम पिछले 20 साल का मैं आपको एक घटना आपको बता दूंगा। अच्छा, अब आपने लाठीचार्ज हो गया, वहां पर पंचायत हो गई, आप जेल से आ गए, 22 लोगों को आपको 9 दिन 8 दिन रखा गया, क्या वहां से बोर्ड हट गया है? हाँ, बोर्ड अगले दिन हटा दिया गया था। बोर्ड जैसे हमारी गिरफ्तारी हुई, अभी विवाद खत्म तो नेक्स्ट डे वहां से बोर्ड हटा दिया गया, और प्रधान जो है वहां के, उनके बेटे ने जो आपत्तिजनक टिप्पणी की थी उसको जेल भेज दिया गया। जेल भेज दिया, ठीक। तो समाज के नौजवानों में जो रोष था, जो गुस्सा था, सोशल मीडिया पर जो अनाप शनाप बक रहे थे, वो शांत हो गए। शांत है माहौल, अब चारों तरफ शांत है, ना कोई पंचायत होगी, ना कोई आगामी आंदोलन होगा। अभी आप भी अनुभवी सामाजिक कार्यकर्ता है समाज के, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे फिलहाल जो लोग जो नौजवान उसमें शामिल थे? मैसेज तो मैं यही देना चाहूँगा कि हमारे नौजवानों को गैर जरूरी मुद्दों से भटकाने की जो कोशिश होती है, जितना हो सके उनसे दूर रहें। ठीक है, जो पढ़ने लिखने वाले नौजवान हैं वो पढ़ाई पर फोकस करें, अपने करियर पे ओरिएंटेड होकर मतलब केंद्रित होकर अपने भविष्य की ओर ध्यान दे। ये जितने प्रपंच, छल प्रपंच मेरे समाज के साथ किए जा रहे हैं, चूंकि ये राजनीति के द्वारा प्रायोजित हैं, इनसे लड़ने के लिए हम लोग सक्षम हैं। अच्छा। फर्क सिर्फ इतना है कि पहले लड़ाई सड़क पर उतरकर लड़ते थे, अब हम सदन वाले लोगों को, अपने जो हमारा प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उनसे मशविरा करेंगे और उनको बाध्य करेंगे कि इस तरह के विवाद का पटाक्षेप जो है वो बैठकर भी हो सकता है, हिस्ट्री कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी हो सकता है, सत्य को पटल पर लाकर भी हो सकता है, इतिहास की किताबों को खंगाल कर भी हो सकता है। इसके लिए कोई आयोग गठित हो सकता है। हर बार सड़क पर उतरने से कहीं ना कहीं हमें आने वाले समय में नुकसान होगा, जो हम महसूस करते हैं। हाँ। एक आखिरी प्रश्न आपसे पूछूंगा, चुनाव आने वाले हैं, अभी जिला पंचायत के चुनाव हैं अभी उत्तर प्रदेश में जी, उसके बाद विधानसभा चुनाव की भी तैयारी हो जाएगी शुरू। हाँ जी, है ना जी। क्या फर्क पड़ेगा विधानसभा चुनाव पे? किस चीज का? ये गुर्जर चौपाल का या भाजपा द्वारा अनदेखी करने का? साफ बताऊं, आप तो आरोप ये लगाएंगे ना कि मुख्यमंत्री जी ने लाठीचार्ज कराया है। मैं बताऊं आपसे सच्चाई, चुनाव तो ये लड़ेंगे फिलहाल। इस देश में 1857 की क्रांति हुई, देश की आजादी का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ कोतवाल धन सिंह जी के नाम पर। ठीक है, कोतवाल धन सिंह जी को आप भारत रत्न दीजिए, हमारी मांग है। ये मांग है, कब से ये मांग? लंबे समय से हम मांग कर रहे हैं। उनको भारत रत्न नहीं दिया जाएगा। क्रांति धरा मेरठ की पहचान कोतवाल धन सिंह गुर्जर से है, उनके नाम पर वहां पर बन रही खेल यूनिवर्सिटी का नाम नहीं रखा गया। क्या नाम रखा गया? आई डोंट नो। अच्छा, लेकिन उनके नाम पे नहीं रखा गया जी। हाँ। बुलंदशहर से क्रांतिकारी वीर विजय सिंह पथिक हुए। हाँ। हमने डिमांड की वहां पर मेडिकल कॉलेज का नाम आप वीर विजय सिंह पथिक जी के नाम पर रखी, जो सत्याग्रह जिन्होंने किया था राजस्थान में, बारदोली जो सत्याग्रह था जी गांधी जी के साथ उन्होंने किया। और जो हमारे क्रांतिकारी हुए हैं उनके साथ बम बनाना, अंग्रेजों के इरादों को नेस्तनाबूद करना, मंसूबों को, ये सब किया। उसमें प्रमुखता उन्होंने सहभागिता निभाई। हाँ। उनको वहां सम्मान नहीं दिया गया। और सबसे बड़ी पीड़ा क्या है हमारे समाज के लोगों को? राजनीति में हमारी हिस्सेदारी।
जो उम्मीद और अपेक्षा थी ना सरकार से, 17 में हमने सपोर्ट किया सरकार को, 22 में सपोर्ट किया, 19 में सपोर्ट किया हमने, 24 में सपोर्ट किया, अब 27 आने को है। हर बार हमारे समाज ने वोट दिया, बहुमत दिया, प्रचंड बहुमत दिया सरकार को। क्या हमारे सरकार को हमारे समाज को एक कैबिनेट मंत्री भी नसीब ना हो? और जो कह रहे हैं कि क्या हमारे समाज को, जो समाज कश्मीर से कन्याकुमारी तक बसता है, जो समाज राष्ट्रवाद का पर्याय है, जिस समाज के बलिदानियों से इस देश के इतिहास में स्वर्णिम अध्याय लिखे गए हैं, जिस समाज ने राजा विजय सिंह दिए हों, जिस समाज ने धन सिंह दिए हों, जिस समाज ने वीर विजय सिंह पथिक दिए हों, जिस समाज से इतने बलिदानी पैदा हुए हों, चाहे वो गगोल के झंडू नंबरदार रहे हों, चाहे वो दरियाव सिंह नागर रहे हों, चाहे वो कदम सिंह नागर रहे हों, चाहे वो बिशन सिंह डेढ़ा रहे हों, चाहे वो सहारनपुर के फत्ता गुजर रहे हों, चाहे वो राम प्यारी गुजरी रही हो, चाहे वो जोगराज पवार रहे हों। अरे भाई, राष्ट्रवाद की श्रेणी में अग्रणीय पंक्ति में खड़ा हमारा समाज आज भी अपने अधिकारों के लिए, अपनी राजनीतिक हिस्सेदारी के लिए, संसाधनों में हिस्सेदारी के लिए दर दर की ठोकरें खाता फिर रहा है। हमारे समकक्ष समाज हैं, चाहे जाट भाई हो, राजपूत भाई हो, यादव भाई हो, समकक्ष से मेरा अभिप्राय है, खेती किसानी उनका पेशा है, हम भी खेती किसानी करते हैं। उनकी हिस्सेदारी के मुकाबले हमारा अनुपात 0 है। किसी प्रदेश के राज्यपाल हम नहीं है। देश में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की तो बात छोड़िए, किसी प्रदेश में मुख्यमंत्री की दावेदारी है। राजस्थान में सचिन पायलट जी को साइड कर दिया गया। विपक्षी पार्टियों ने भी। हमारी जो लड़ाई है ना, अपने समाज की हिस्सेदारी के लिए है, सम्मान के लिए है, भागीदारी के लिए है। वो पार्टी पक्ष हो या विपक्ष हो, अगर अपनी बात करूं तो। और उत्तर प्रदेश में ज्यादा स्थिति खराब है, क्योंकि जब भी आप आंदोलन करते हैं, पंचायत करते हैं, तो पक्ष वाली पार्टी से आवाज आती है कि ये तो सारे विपक्ष के लोग हैं, ये तो समाजवादी के लोग हैं, तो बसपा के लोग हैं। एक बात बताइए, अगर एक बाप के 2 बेटे और एक बेटे को सारा जमीन जायदाद दे दी जाए, दूसरा बेटा आंदोलन करे और उसके साथ परिवार के या गांव के या समाज के 10 लोग बैठ जाएं धरने पर कि नहीं इसके साथ ज्यादती हुई है, तो जो सत्ता में है, जिसने चल संपत्ति हासिल कर ली, वो तो उसको विरोधी बताएगा ही, विपक्षी बताएगा या आंदोलनकारी बताएगा। वही स्थिति में हम लोग हैं साहब, आप लोग हैं। हमारी चल संपत्ति, हमारे संवैधानिक अधिकार, हमारी राजनीतिक हिस्सेदारी, संसाधनों में हमारी भागीदारी छीन कर कुछ लोगों को और मुट्ठी भर लोगों को हस्तांतरित कर दी गई है। मेन लड़ाई ये है हमारी, ये आपकी लड़ाई ये है। इतिहास के साथ छेड़छाड़ इसलिए की जाती है ताकि हमारा ध्यान मुद्दों से भटकाया जाए और हमें उस काम पर लगाया जाए। ये है असली मुद्दा। हमारे समाज के नौजवान बच्चे जो भर्ती होना चाहते हैं, पुलिस में, मास्टरी में भर्ती होना चाहते हैं, बैंकिंग में जाना चाहते हैं, स्टेट पीसीएस में जाना चाहते हैं, यूपीएससी में क्वालिफाई करना चाहते हैं, हमें ऐसे मुद्दों में उलझा के रख दिया। सरकार की साजिश है, ये प्रायोजित है ये मुद्दे भाई साहब। अच्छा, हमारे पढ़े लिखे नौजवान इस विषय पर चर्चा करते हैं समय समय पर कि यार हमें हमारे इतिहास को मिटाना चाहती है सरकार। जो सवाल मैंने भी पूछा अभी आपसे, कहीं नैतिक मुद्दों से तो नहीं भटक गया है गुर्जर समाज का? नहीं, अभी तो हम संभले हुए हैं, चलिए, और वक्त रहते और संभलेंगे। पर कोशिश सरकारों की यही है कि हमें इन गैर जरूरी मुद्दों पे उलझाया जाए। अब नहीं उलझेंगे आप इसमें? अब नहीं उलझेंगे हम इस पे। फिर कोई हम सरकार की साजिश को समझ चुके हैं, फिर कोई बोर्ड लगा देंगे, कानून का भी सहारा लेंगे और हमारे जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं उनसे भी हम मांग करेंगे कि कोई ऐसी एक कमेटी उच्च स्तरीय बनाई जाए जो इन मुद्दों का पटाक्षेप करे, सच्चाई को पटल पर लेके आए। क्योंकि वो कहा किसी ने कि सत्य, सूर्य और चंद्रमा देर तक नहीं छिपे रह सकते, और इतिहास की गवाही वो किताबें देंगी जिनमें लिखा हुआ है कि सम्राट मीर भोज जो थे। कुछ लोग तो ये कह देते हैं ना, आप इस लड़ाई को अदालत में लड़ लीजिए ना। देखिए, एक बात बताइए, आप सब कुछ सच है, साक्ष्य है, 500, 700, 1000 वर्षों पूर्व का जो इतिहास है, ठीक, जिन इतिहास की किताबों को पढ़ के अधिकारी बने हैं, न्यायालय का तो विषय ही नहीं है, सच्चाई बताऊं। अच्छा। ये तो गहनता का विषय है, जांच का विषय है, रिसर्च का विषय है। इतिहासकार ही इस विषय का पटाक्षेप कर सकते हैं, कोई जज या जिलाधिकारी नहीं कर सकता। जिलाधिकारी नहीं सकता। एक कमेटी राज्य सरकार बनाए जिसमें दोनों पक्षों के नहीं, अन्य नॉन गुजर और नॉन राजपूत लोगों को, इतिहास के जानने वालों को, इतिहास वेत्ताओं को शामिल करे। इसमें चुटकियों में समाधान हो जाएगा, पर सरकार इस तरफ सकारात्मक पहल नहीं करेगी। फिलहाल आप बाहर आए हैं जेल से, आपको कुछ हिदायत दे के भेजा गया कि आगे आप किसी पंचायत में ना जाएं? अनुरोध स्वरूप हमें कहा गया है कि हम इस तरह की गतिविधियों में संलिप्त ना हो और समाज में शांति व्यवस्था बनाए रखने में हम सरकार की और प्रशासन की मदद करें। और हम उसका पालन भी करने का मूड बना चुके हैं अब, कि हम सड़क के बजाय सदन का रास्ता अख्तियार करेंगे, न्यायालय का रास्ता अख्तियार करेंगे।
इतिहासकारों का रास्ता अख्तियार करेंगे। हम किसी हिस्ट्री कॉन्फ्रेंस का इंतज़ार करते हैं कि हमारी राज्य सरकार या केंद्र सरकार कोई इस तरह का शोध संस्थान खड़ा करे जिसके शोधार्थी इस विषय पर शोध करें, रिसर्च और करें, सच्चाई को बाहर लाएं प्रामाणिक तौर पर। हाँ, चूंकि हमारे पास तो प्रमाण है, हाँ, हमारे पास तो प्रमाण है, हम अपने प्रमाण भी प्रस्तुत करेंगे जिसके आधार पर जीत सच्चाई की होगी आखिर में। जीत सच्चाई की होगी आखिर में। ये थे मेरे साथ परवेश गुर्जर, जो मेरठ कांड में जेल में भी रहे और वहाँ पर इन्होंने पड़तालना भी झेली समाज के लिए, और बाहर आकर के आपको सब कुछ बताया कि किस किस तरीके से गुर्जर समाज की इस सरकार में अनदेखी हो रही है। बात बहुत लंबी हो गई है, लेकिन मुझे लगता है इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।